नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एज यूजुअल एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, नी हाओ, कोनिचिवा। प्रदीप जी आप अबारियाको जाम्बो। और आप सबको बैसाखी की बहुत 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 शुभकामनाएं। और बैसाखी जैसे फेस्टिवल जो हैं आज और कल के बीच में पूरे हिंदुस्तान में, प्रदीप जी क्या विशु भी है कल विशु भी है, बिहू भी है, बिहू भी है असम में, और ना जाने और क्या क्या है, मतलब मेरे को तो नाम भी नहीं याद रहते। 12 के 13 फेस्टिवल्स हैं पूरे हिंदुस्तान में, विच इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड which has so many celebrations, New Year celebration, harvest celebration, the going of winter celebration, the coming of spring celebration, and we are continuing a tradition which goes back thousands of years. And the fact is that these traditions, Pradeep ji, are still living in India is a matter of great pride and should be a matter of great satisfaction for all of us as fantastic. Indians. Exactly, sir. And every festival and each the dates are similar, only the names change. Yes. And it's celebrated across the country. And you got every month has its significance. That's right. And it's glorious to know that how our ancient astrologers, predicted, and even now, if you match it up with the world organizations, it's absolutely perfect. The movement of the planet, space, the entire stars, it's perfect, and it's very जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और आप ये पूरे फेस्टिवल चीज को देखोगे, नक्षत्र को किस प्रकार से नक्षत्र का इस्तेमाल करके जिस प्रकार से ये नक्षत्र के हिसाब से ये होता है फेस्टिवल, एंड इट्स अरे कौन से नक्षत्र में कौन सा प्लेनेट है एग्जैक्टली। और प्रदीप जी सबसे बड़ी बात अब ये आ गई है, आई एम सो सॉरी, आई हैव गॉट अ थिंग इन माय थ्रोट। प्रदीप जी अब रामायण को लेकर के जो डेटिंग होती थी, अभी तक जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस थे, दे यूज्ड टू डेट द रामायण एट अबाउट 5 or 8,000 years। अब जाकर के मालूम पड़ा है कि रामायण की जो वाल्मीकि रामायण है, बाय द वे, उसमें जो स्टार्स की पोजीशन बताई गई है, लाइक फॉर एग्जांपल पोलक्स, जिसको अगस्त्य कहते हैं, एट दैट टाइम द पोल स्टार वाज डिफरेंट एंड दैट वाज 14,850 years ago। जो बताया गया है जिस दिन श्री राम की का जन्म हुआ, जो अभी होने वाला है बुधवार को, रामनवमी के दिन कौन सा सितारा कहां पर था, कौन सा नक्षत्र कहां पर था, उसके हिसाब से अगर आप बैक कैलकुलेशन करें तो रामायण की तिथि 14,850 या 858 साल बनती है। Exactly. तो मेरा ये कहना है, एंड दिस इज रियली द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स लाइक दैट आर कमिंग अप, एंड दिस इज ऑल, and all these calculations are there, and they are very much there for everybody to see and to verify. That's it. Until now we were told, hey, we are nobodies. I mean, that's stupid. Really and truly speaking. Astrology and world this astronomical association, unke jo movements, planetary positions, everything perfect to the T. Understanding the Vedic astrology. जी। जिस प्रकार से हम लोग कह रहे, come out Vedic culture, Vedic thinking, Vedic thoughts, and modern astronomical जो association है, everything to the stars, movement of stars, planet positions, planet Sir, the distance between the earth and the moon has been calculated in the Vedas and, by the way, in the Surya Siddhanta to the 4th decimal place. It is accurate to the 4th decimal place. And do remember, there were no calculators manual. at that time. It was manual. There were no calculators at that time. तो मेरा ये कहना है, and distance between the earth and the sun, distance between the earth and Venus, distance between the earth and Mars, distance between the earth and Jupiter. My point is, आज की तारीख में अगर आप, sorry, since we've taught it, अगर आप आकाश को देखें, ब्रह्मांड को देखें, तो सबसे बड़ा प्लेनेट जो वहां पर दिखता है, सबसे बड़ा स्टार जो दिखता है, वो वीनस दिखता है, शुक्र दिखता है। लेकिन फिर भी हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने तब कहा कि सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है।
अरे बृहस्पति तो इतना छोटा सा दिखता है एज कंपेयर टू वीनस. सो हाउ आर दे एबल टू नो दैट दिस हैज अ ह्यूज मास, इट इज अ ह्यूज प्लैनेट, एंड they were able to predict very, very accurately about the movement of practically all the stars, which is fantastic. So, you know, which is why I say Vedic mathematics has to be taught to our kids, Vedic astronomy has to be taught to our kids, and so on and so forth. एक छोटी सी चीज़ मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ. आज बैसाखी है, उसके अलावा पण संक्रांति ओडिशा में है, पोयला बैशाख वेस्ट बंगाल में है, रोंगाली बिहू असम में है, पुथंडू इन तमिलनाडु, वैसाखी इन बिहार एंड पूरम विशु इन केरला, और उसके अलावा पंजाब और नॉर्थ इंडिया में बैसाखी है साहब. तो एंड ऑल दीज आर, प्रदीप जी, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. एग्जैक्टली सर. कैलकुलेशन के हिसाब से ये कहा गया कि आज आप फसल काटनी शुरू कर सकते हैं. नाउ माय पॉइंट इज, उसके पीछे क्या फलसफा है, क्या नहीं है, क्या ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स हैं, किस तरीके से कहा गया. नाउ माय पॉइंट इज, आइदर वी कैन ग्लोरी इन इट or we can pass this off as these leftist historians had been doing up till now as something which everybody does, as though to say it amounts Just to another nothing. routine thing. I mean, it's horrible, it is terrible the way these people have been teaching all our kids up till now, including us, right? And at the moment with us, we've got our old friend Mr. Mukesh Gandhi with us. Mukesh Gandhi साहब इस वक्त हमारे साथ हैं. Mukesh Gandhi साहब from the Eknath Shinde Sena, the real Shiv Sena, as the Election Commission calls it. He's From the NCP. Sorry, my fault. From the real NCP, not from the Shinde Sena, from the real NCP, Ajit Dada Pawar's NCP. Mukesh Gandhi साहब नमस्कार. नमस्कार. How are you, sir? सर फाइन. तो सर हमने सुना है कि बहुत आज आप जबरदस्त. हैंडसम लग रहे हैं, बरोबर नया गेटअप है. सर वो दाढ़ी काट दी है सर, और कुछ नहीं है, वो क्या बस. और वो दीने दीने नवम. सर ये बताएं. अभी आपने जो पूरी परंपरा की बात की ना, मुझे बहुत अच्छी लगी जी. बंबई में, हिंदुस्तान में ऐसी चैनल बहुत कम होगी कि जिसमें अपने बैकग्राउंड को और अपनी परंपरा को इतने विस्तृत लेवल से और एप्रिशिएटिंग मैनर से लोगों के सामने आपने जो प्रेजेंट किया, मैं आप दोनों का इसके लिए बहुत अभिनंदन करता हूं सर. लेकिन आप मुझे बताइए मुकेश गांधी साहब कि हाँ जी, हमें हमेशा ही ये क्यों पढ़ाया जाता है कि साहब हम सतलुज की लड़ाई हारे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हारे, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हारे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हारे, हर जगह पे हारे ही हारे. अरे जो जीते उसके बारे में कुछ नहीं बताते हमको. सीधी बात है. अरे यहां से लेकर के काबुल तक हम लोग जीत के आए हैं. महाराजा रंजीत सिंह की जो एम्पायर थी, इट स्ट्रेच फ्रॉम पटियाला अप टू काबुल. उसके अलावा सर सराय घाट में द एंटायर मुगल आर्मी वॉज डेसिमेटेड, इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द असमीज. तो मेरा ये कहना कि वो सब हम लोग क्यों नहीं बढ़ाते, आप बताएं मुकेश गांधी साहब. देखिए ऐसा है कि हमारे सनातनियों की, वैदिकों की गर्जना थी, कृण्वन्तु विश्वम आर्यम. जी. पूरे विश्व को आर्य बनाना है. आर्य बनाना है माने अनार्य और आर्य, द्राविड़, ये वो सब परंपरा नहीं है. आर्य माने एक कल्चर, जो हमारी सनातन धर्म की जो परंपरा है, वो परंपरा सारे विश्व में लेके जानी है. हमने कभी भी आक्रमण करके विदेशों में जाकर के सत्ता हासिल नहीं की है, पर हमने, हमारी परंपरा के लोगों ने, हमारे इतिहास में अगर हम देखेंगे तो राम से लेकर के जितनी भी परंपरा, हमारे 4 वेदों का निर्माण हुआ, हमारे 11 उपनिषदों का निर्माण हुआ, श्रुति और स्मृति ग्रंथ हमारे तैयार हुए, ये सभी को लेकर के पूरे विश्व में एक विचारधारा को लेकर के जाते थे. जिस तरह से अंग्रेज लोग अपना बिजनेस बढ़ाने को आते थे, मुस्लिम आक्रांता जो मुगल और क्रिश्चियन लोग थे वो धर्म परिवर्तन करने के लिए आते थे, पर हमारे देश में हमारी कल्चर जो है वो विचारों को कृण्वन्तु विश्वम आर्यम की गर्जना करते थे, और सारे विचारों से परंपरा खड़ी करके लोगों के अंदर एक कल्चर, एक वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ थिंकिंग एंड वे ऑफ वर्शिप खड़ा करने का काम हमारा इतिहास करता था. और हमारे इतिहास में हमने जीत पाई है.
पर अंग्रेजों की मैकॉले की शिक्षण पद्धति जब आई ना, तो उसने सोचा कि भारत को अगर कमजोर करना है तो सबसे पहले इसको इसकी परंपरा की जो भव्यता है उससे इसको विमुख कर दो। और उसी के कारण हमारी परंपरा को विमुख कर दिया, हमारी हार की स्टोरियों को आगे बढ़ाया और हमारी जीत और हमारी भव्यता का ये सोने की जो चिड़िया यहाँ देश में थी, जो हिंदी पिक्चर में गाना था ना, उस तरह से ये देश पूरा चल रहा था। वो परंपरा को तोड़ने का काम मैकॉले ने, अंग्रेजों की पद्धति ने किया और बाद में मुगलों ने आकर के हमारा इतने सारे मंदिर तोड़े, उससे भी ज्यादा हमारे धर्म ग्रंथों को जला दिया। और हमारे पास जो एक कैपिटल थी, हमारे पास जो एक एसेट थी, वो एसेट को मृतप्राय करने का काम इन्होंने किया। पर ये सनातन धर्म, सनातन शब्द ही इसके अंदर है कि जो परंपरा आज तक भी टिकी है। और इसके कारण आज राजीव बजाज इतनी परंपरा की बात गौरव से अपनी चैनल से बोल रहे हैं। इसके लिए मैं आपको और आपकी चैनल को धन्यवाद देता हूं। हर हर महादेव। जी प्रदीप जी, आपको पूछना चाह रहे थे। मुकेश गांधी साहब, यही कल नरेंद्र मोदी साहब ने कहा। मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुगलों ने सिर्फ जंग नहीं जीता, मुगलों ने जंग जीता और जाकर मंदिरों को तोड़ने लगा। मंदिरों को इसलिए तोड़ा ताकि वो हमारे आस्था स्थल को हिला के रखना चाहता था, अपने धार्मिक विचारों को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, आस्था स्थल को हिलाना चाहता था। पर मोदी साहब ने उस विषय को दौड़ाकर सीधा लालू यादव और राहुल गांधी और उन पे चले गए कि श्रावण के महीने में मटन खाना और जो अलग अलग प्रकार के ऐसे वक्त पर नॉन वेज खाना, इस चीज को उन्होंने कहा कि आप हमारे जो आस्था है, आस्था को आप ठेस पहुंचाना चाहते हो, यू वांट टू डिस्ट्रॉय। और धीरे धीरे जिसे उन्होंने कहा इंडी अलायंस सनातन धर्म के खिलाफ है, धीरे धीरे जो आपने कहा मंदिर तोड़ना ही नहीं, आस्था स्थल को हिलाना, क्या धीरे धीरे मोदी साहब वही हाईलाइट कर रहे हैं कि इंडी अलायंस जो मोदी साहब बोलते हैं जी, सनातन धर्म, गठबंधन गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ है। गांधी साहब। यस यस, देखो, धारेति इति धर्मः और धर्मो रक्षते रक्षितः। धर्म हमारा रक्षण करता है और धर्म से हमारी विचार, हमारी आस्था, हमारी जीवन पद्धति, इसके ऊपर बहुत बड़ा परिणाम होता है। और मैं आज एनसीपी में हूं, अजित पवार ग्रुप में हूं, भले भी हूं, पर मैं पहले से हमारी धर्म और संस्कृति का उपासक हूं, विचारक हूं और उसका प्रसार करने का कार्य भी मैंने कलकत्ता में जाकर नक्सलाइटों में भी किया है और मछुआओं में जाकर के, माछीमारों के समाज में भी, ओखा से गोवा तक जाकर के ये प्रचार का कार्य किया है। क्योंकि हमारा सनातन धर्म और हमारी परंपरा जो बची है और आज रही है, उसके कारण ऐसे है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ऐसा एक अंशावतार जैसा एक मोदी जी आ गए। ये अंशावतार ने आकर के हमारे सनातन धर्म की परंपरा को समाज में प्रस्थापित की। मैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, इन सभी को कहता हूं कि आप अपनी पार्टी चलाओ, अपना पॉलिटिक्स आगे बढ़ाओ, आप सीटों को जीत करके लाओ, पर हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, उसको तोड़ने का, उसको मोड़ने का और आने वाली नई पीढ़ी को उससे दूर करने का ये जो पाप कृत्य ये लोग सब कर रहे हैं ना, वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। पर मुझे गौरव है कि मोदी जैसा एक सक्षम नेता, एक सक्षम व्यक्ति, एक ऐसा युग पुरुष खड़ा हुआ है कि जिसने सबको चैलेंज करके आज झार में ऑफिशियली वो बोलते हैं कि हमारे सनातन धर्म की हमको रक्षा करनी है और उसके लिए आना है। और दूसरी बात ये भी आप समझिए, अभी आपने जो वर्णन किया कि ऋतु के हिसाब से हमारे यहाँ ये होता है सब जी, तो अभी ये जो नॉनवेज खाते हैं उनके सामने विरोध नहीं है, पर ये ऋतु के अंदर वात पित्त की प्रकृति बढ़ नहीं जाए, इसलिए इसमें ये ऋतु में शाकाहारी का इन्होंने पुनरुच्चारण किया है। जैसे हमारे यहाँ एकादशी है, पूनम है, संकष्टी है, वो सर्टेन डेज दिए हैं कि जो दिन आपको मांसाहार नहीं खाना है, क्योंकि
जो ऋतु चक्र के हिसाब से हमारी वात पित्त की जो प्रकृति होती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी उसके पीछे हमारे ऋषि मुनियों ने एक साइंटिफिक बात कही है। पर नॉनवेज खाने वाले ये समझते हैं कि हमने नॉनवेज खाए तो ही हम सबसे बड़े हो गए और तो ही हम ताकत से ला सकते हैं। जब आज नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि एक शाकाहारी व्यक्ति दिन में 365 दिन काम करने वाला 24/7 काम करने वाले नरेंद्र मोदी जी सिर्फ वेजिटेरियन है, सिर्फ शाकाहारी है। और अभी तो ये नवरात्रि चल रही है तो उपवास करके भी 9 दिनों के तक सिर्फ पानी पे रह करके ये इतना बड़ा प्रचार का कार्य कर रहे हैं, ये सचमुच वंदनीय है और प्रशंसनीय है। नया भारत का जो वर्णन करते हुए मोदी साहब का तारीफ करते योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि देखो नया भारत मोदी साहब ने जिस प्रकार से स्थापित किया है कि अगर यहां पर एक फटाका भी फूटता है तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि फटाका भी हमने नहीं फोड़ा। ये बोला ये नया भारत है, यहां बोलता नहीं, हम घर में घुसकर मारता है, घर में घुसकर मारता है। ये मोदी साहब ने पॉलिसी रखा है बालाकोट स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। क्या ये नया भारत जो मोदी साहब कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, इसमें सच्चाई आप क्या देखते हो? मोदी जी जो है ना वो हमारे कृष्ण भगवान के बड़े उपासक और उनके विचारों को, गीता को मानने वाले हैं। और कृष्ण का जीवन चरित्र ऐसा है कि जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा करके कौरवों ने मारा तो बाद में उसको प्रेरणा देने वाले द्रोणाचार्य थे। तो द्रोणाचार्य को भी बरोबर लाग करके नरोवा कुंजरोवा करके जो बात करके, जो पूरी स्टोरी में नहीं कहता हूं, वो करके कृष्ण ने कहा कि अर्जुन को कि तुम तीर चलाओ और उनको मारो। इस तरह से द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा ने मारा, अर्जुन ने नहीं मारा। नहीं मारा माने ये मैं पूरी स्टोरी इसलिए आगे पीछे नहीं रेफरेंस देता हूं क्योंकि ये तो खाली सिंबॉलिक बात करता हूं मैं। तो ये जो पूरा जो हमारे धर्म में जिस तरह से कार्य हुआ कृष्ण भगवान ने किया है, इस तरह से आज नरेंद्र मोदी जी भी उनकी एक विचक्षण बुद्धि से हमारे धर्म को बचाने के लिए, धर्म का संवर्धन करने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, इसीलिए वो धीरे धीरे विश्व वंद्य बन रहे हैं। क्या बात है साहब। अच्छा ये बताएं, अगर थोड़ी सी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, दादा पवार साहब जो हैं, अभी ये बात हो रही है कि शायद 8 सीट आएंगी आपके पास, या पता नहीं 5 आएंगी कि 6 आएंगी, मुझे मालूम नहीं है कितनी सीटें आपके पास आएंगी। तो सर ये फेयर है क्या? दैट्स बीइंग अनफेयर ना, मतलब इतनी बड़ी पार्टी, देखिए हमारे पास ऑलरेडी 5 सीटें सिर्फ, क्या बात कर रहे हो सर? 48 में से नहीं, ऑलरेडी 5 सीट हो गई है। अभी नासिक की सीट के लिए बातचीत चल रही है। पर आप इसमें एक बात देखिए, आपको लगता है वहां तो सिटिंग एमपी हैं, वो क्यों छोड़ेंगे छगन भुजबल साहब के लिए? अभी देखिए एक आप इन बिटवीन द बात मैं आपको करना चाहता हूं कि महायुति में आप अजीत पवार जी का जो रोल है ना, वो आप अगर देखेंगे तो आप उनको उनकी प्रशंसा करनी चाहिए जी। अजीत पवार जी ने और प्रफुल्ल पटेल जी ने कभी भी महायुति में नरेंद्र मोदी जी के टारगेट को डिफीट करने के लिए या डिफ्यूज करने के लिए कोई काम नहीं किया है। उन्होंने सबके साथ मिलके पूरी चर्चा करके जो भी योग्य लगा नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनका टारगेट 45+ लाने का है, तो उनको पूरा अजीत पवार जी ने सहयोग दिया है। जिस तरह से ये महाविकास आघाड़ी में अंदर अंदर झगड़े हुए, इवन महायुति में भी शिंदे गठ और फडणवीस गठ के बीच में भी बहुत बड़ी चर्चाएं हुई, थोड़ा विखवाद भी हुआ, ये भी हुआ, पर अजीत पवार जी ने कभी भी जाकर के कोई ऐसी लूज कमेंट नहीं दी है, ऐसा कोई आग्रह नहीं किया है। इसके कारण पूरी जो महायुति की जो अभी एटमॉस्फेयर है ना, वो बड़ी हेल्दी है। और उसके कारण जो भी 5 सीट मिले या 6 सीट मिले, जो भी सीट मिले, उनको टारगेट यही है कि हमको नरेंद्र मोदी जी का मिशन आगे करना है। और हमारे पास ऑलरेडी पहले एनसीपी के पास लास्ट इलेक्शन में 4 सीट हम जीत के आए थे, तो हमारी 5 सीटें हैं। अभी जिस तरह से देखो, शरद पवार जी जैसे बड़े नेता ने महाविकास आघाड़ी में सिर्फ 10 सीटों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया, और उसमें भी उनको एमपी के लिए खड़ा करने के लिए कोई मिलता नहीं है।
श्रीनिवास पाटिल जी ने एंड में कह दिया कि मैं इलेक्शन अपनी तबीयत के कारण लड़ना नहीं चाहता हूं, तो अभी दूसरे को ढूंढ रहे हैं, ला रहे हैं, ये कर रहे हैं। आज सर वो उद्धव तो हर ठाकरे जगह पर जी- है। निर्मला सीतारमण जी ने मना कर दिया, वीके सिंह साहब ने मना कर दिया लड़ने से। वो तो हर जगह है सर, ऐसी क्या नहीं, बात है? माने कहने का मतलब क्या है कि अजीत पवार जी का जो रोल है ना अभी, वो बहुत ही पॉजिटिव रोल है। वो 5 सीट या 7 सीट से उनको कोई 6 सीट कम मिलेगी, 1-2 सीट कम मिलेगी, तो अजीत दादा को ऐसा कुछ नहीं है कि इससे हम लोग विड्रॉ हो सर अभी जाएंगे या हमारे एक एबीपी न्यूज का कोई सर्वे आया था जिसमें ये दिखाया जी। जा रहा है कि सुप्रिया सूले जी को 2 के 2.5 लाख वोट से जीत रही हैं बारामती। ऐसा है सर? अभी हाँ, वो आज की तारीख में उन्होंने सर्वे किया होगा, पर आप लिख के रखना कि सुप्रिया सूले जी हार रही है। हार रही हैं? मेरे हिसाब से मेरा सर्वे ऐसा है पर्सनल। जी। मैं वहां मेरे कार्यकर्ताओं के उनके साथ जो कनेक्शन में हूं उसके हिसाब से ज्यादा लीड नहीं मिलेगी, पर 17 से 80 हजार की लीड से सुनीत्रा पवार, अजीत पवार सर एक वोट से भी वहां जीते हैं, जीत जीत के तो आएगी। जीत होती। सर एक वोट से भी जीते हैं, हाँ। 10 वोट से जीते हैं, 100 से जीते हैं, जीत तो जीत होती है सर। उसमें क्या है? हाँ, उसकी तो कोई वो प्रॉब्लम जीत नहीं के है। आएगी 100%। हाँ, जीत सुनीत्रा आएगी। पवार जी जीतेंगी। जी प्रदीप जी। हाथ 100%। बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा हालात। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनको विश्वास है कि हाथ जो है वो हालात को बदलेगा। 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस, न्याय पत्र जिस प्रकार से राहुल गांधी ने लॉन्च किया, 5 पिलर, बोले कि 5 पिलर, 5 न्याय और 25 गारंटी। राहुल गांधी जी बोले अलग अलग सेगमेंट में टोटल अन्याय, 10 साल जो है अन्याय काल था, अभी हम लोग न्याय करेंगे, चाहे वो किसान न्याय हो, श्रमिक न्याय हो, नारी न्याय, युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय। और उन्होंने पॉलिसीज बनाया जिसमें बहुत बहुत लुभाने वाले पॉलिसीज है, जिसमें महालक्ष्मी योजना में 1 लाख रुपया पर एनम महिला को मिलेगा घर में, सिर्फ बैठने के लिए, मीन्स कुछ नहीं करना है अंडर प्रिविलेज महिला को, यानी 8,500 रुपया। ये हाईएस्ट अमाउंट है। आप देखो वो पिछले जितने भी गरीब कल्याण स्कीम है, सबसे लुभावना ये स्कीम है। विल दे एबल टू मेंटेन इट गांधी साहब? विल पीपल बिलीव? देखिए ऐसा है जी कि इसमें राहुल गांधी के बारे में तो एक ऐसा ही कहना चाहिए कि कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना। बड़ी बड़ी बातें करके सिर्फ बताना वो बहुत आसान है, पर उसको टारगेट पे फिट करने का काम उनके पास कोई कैपेसिटी है क्या? अगर इतनी कैपेसिटी होती तो वो पार्टी को बचा करके, उसका संवर्धन करके, पार्टी के नेताओं को अपने साथ, जो 20-21 नेता बड़े बड़े पार्टी में से चले गए, और आजकल तो उनके महाराष्ट्र के और इंडिया लेवल के प्रवक्ता भी आज पार्टी से निकल जा रहे हैं जी। और कोई कांग्रेस में, कोई शिंदे में, कोई बीजेपी में चले जा रहे हैं। करेक्ट। इसका मतलब कि इनकी जो कुछ भी बातें हैं ना, वो सिर्फ बातें हैं, और बातूनी लोग सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते हैं, और जो काम नहीं करते हैं उनको जनाधार बढ़ता नहीं है और पब्लिक उनको। सर कांग्रेस का ये कहना है, मुकेश गांधी साहब, कांग्रेस हाँ का ये कहना है कि हमने जो जो स्कीम्स अनाउंस करी हैं, ये लक्ष्मी स्कीम को छोड़ करके, क्या महालक्ष्मी स्कीम को छोड़ के, योजना, महालक्ष्मी योजना को छोड़ करके बाकी जो स्कीम्स हैं हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करी हैं कर्नाटक में। और कर्नाटक मॉडल को आप देखिए, कांग्रेस यही कर्नाटक मॉडल जो है पूरे देश में लाएगी। तो आपकी क्या खबर है, क्या कर्नाटका में आज की तारीख में जो सीतारमैया साहब की जो सरकार है, क्या जो उन्होंने वादे अपने मैनिफेस्टो में किए थे चुनाव के दौरान, क्या उन वादों को पूरा किया है या पूरा करने की कोशिश हो रही है? गांधी साहब देखिए, अभी ऐसा है कि कर्नाटक में योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन अगर हुआ होता तो आज की तारीख में कर्नाटक में कांग्रेस के लिए बहुत ही अनरेस्ट खड़ा हुआ है। और आप लिख के रखिए कि कांग्रेस को कर्नाटक से वापस उनकी सीटें कब होगी और बीजेपी की सीट वहां बढ़ेगी, क्योंकि कर्नाटक ने भी वहां सिर्फ बातें की है, पर वहां भी हिंदू मुसलमानों को डिवाइड एंड रूल करके जो काम कर रहे हैं, और योजनाओं का लाभ भी जो तरीके से लोगों तक जाना चाहिए वो अभी तक गया नहीं है। योजनाएं सिर्फ पेपर पे है, ऐसा रिपोर्ट हमको ये टीवी न्यूज चैनल से मिलता है। मैं तो कर्नाटक के न्यूज में भी वहां का ही टीवी वगैरह जो एबीपी है वहां से भी देख करके कभी न्यूज देख लेता हूं।
तो सर उसमें से भी पिछली report बार मिलता है। 2019 में कर्नाटक में 28 सीट हैं, देयर आर टोटल 28 सीट्स। हाँ जी। बीजेपी को 25 मिली थी, कांग्रेस को एक, जेडीएस को एक और एक इंडिपेंडेंट सपोर्टेड बाय बीजेपी हु वन 1 सीट। सो इन इफेक्ट द बीजेपी वन 26 सीट्स आउट ऑफ 28। तो इससे और ऊपर कहां जाएंगे सर? कांग्रेस की तो वैसे ही एक नहीं, सीट बस है। वही वही मेंटेन हो जाएगा ना। हमारे कर्नाटक में जो कांग्रेस आज दावा करती है कि हम वहां से 10 से 15 सीट जीत के आएंगे, इट्स अ टोटली इम्पॉसिबल, नामुमकिन है, ऐसा मुझे लगता है। इसके बावजूद के राज्य सरकार उनकी है। हाँ, भले राज्य सरकार उनकी है। देखिए ऐसा है कि अभी ये सिर्फ बीजेपी की नहीं है। आज जैसा प्रेसिडेंट रूल यूएसए में होता है, न्यूयॉर्क में, वहां फॉरेन में, उसी तरह यहां से प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जैसा नरेंद्र मोदी जी ने के आने के बाद में एक ऐसी बात हो गई है कि पार्टी से ऊपर हु विल बी आवर प्राइम मिनिस्टर, इसके लिए लोग वोटिंग कर रहे दैट हैं। इज ट्रू, और मोदी जी को जो फेवर मिल रही है उसी के कारण मिल रही है। करेक्ट। अगर बीजेपी को भी साथ में लेंगे वो सपोर्टिंग है, पर इसमें विक्टरी पार्ट जो है वो नरेंद्र मोदी है और विक्टरी का फिगर भी नरेंद्र मोदी जी है। इसलिए ये इलेक्शन में सारे स्टेट में, और अभी आप देखिए कि साउथ में भी देखो कितनी फेवर चल रही है। सर आपसे एक और बंगाल चीज में पूछ रहा हूं, चल रही चलिए है। साउथ के बारे में बात करेंगे एक सेकंड में। सर कर्नाटक में 28 में से 26 आई आपको, मध्य प्रदेश में 29 में से 28, बिहार में 40 में से 39, राजस्थान में 25 में से 25, झारखंड में 14 में से 12, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9, हरियाणा में 10 में से 10, दिल्ली में 7 में से 7, दिल्ली में 5 में से 5, दिल्ली में 7 में से 7। तो सर आपकी बढ़ेंगी कहां से सीटें? आप ये बताइए ना, वे विल योर सीट्स गो अप? हाँ, अभी हिमाचल प्रदेश में 4 में से 4, गोवा में 2 में से 2, जम्मू में 2 में से 2, छत्तीसगढ़ भी पूरा क्लीन स्वीप। एवरीवेयर एवरीवेयर। छत्तीसगढ़ दे गॉट 9 आउट ऑफ 11। अभी इनको 400 के ऊपर जाना है ना, 425 सीट्स लाने वाले हैं बीजेपी और एनडीए मिलके। तो वो कहां तो से वो सब आएंगे? अभी साउथ, तो ये जो तमिलनाडु से जितनी आएंगी। भी, हाँ, तमिलनाडु, बंगला, ये सब जगह से वहां से सीटें मिलेगी ज्यादा उनको, तो ही उनका कर्नाटका से, स्कोर होगा ना। तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश यू डिड नॉट गेट एनीथिंग, 0 आई थी आपकी। तमिलनाडु में अन्ना डीएमके हु वाज एन अलाई ऑफ योर्स, उनको आई थी एक सीट 39 में से, 39 में से तो एक आई थी, वो भी आपकी नहीं थी, वो भी अन्ना डीएमके की थी, यानी बीजेपी की नहीं थी। ओडिशा में 8 सीटें आई थी। इस बार क्या होगा सर ओडिशा में? ओडिशा में तो पॉजिटिव है वातावरण उनका, उनके नवीन पटनायक के साथ में भी अलाइनमेंट अच्छा है और दे विल गेट द वेरी गुड फेवर। And what about West Bengal, sir? Out of 42, you won 18 last time. I have the figures here in front of me. अभी दिस टाइम बीजेपी विल क्रॉस 30। 30 out of 42. यस क्या यस, आप बात है देखिए। सर, जबरदस्त। देखो कलकत्ता मेरा ससुराल है और कलकत्ता में मैं बहुत लोगों के साथ कांटेक्ट में रहता हूं। आज कलकत्ता का, वेस्ट बंगाल का अंडर करंट बहुत जबरदस्त मोदी जी की फेवर में है, बहुत जबरदस्त फेवर में है। और वैसा ही साउथ इंडिया में, चेन्नई में, मद्रास में हमारे गुजराती समाज के कुछ लोग वहाँ बिजनेस फेडरेशन में वगैरह में भी एक्टिव है, काम करते हैं। वो लोगों का भी रिपोर्ट है कि इस टाइम ये मोदी जी साउथ में बहुत अच्छी सीटें लेकर के जीत के आएंगे और अन्ना डीएमके को बहुत बड़ा सेटबैक मिलेगा, ऐसा बताते हैं। अभी तो क्या है कि एंड में इलेक्शन के पहले अगले मूवमेंट तक क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, उसके ऊपर भी ये सब अवलंबन रखता तो है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए नॉर्थ में आपकी सीटें कुछ कम होती हैं तो वो कॉम्पेंसेट हो जाएंगी साउथ से। 5 स्टेट जो हैं दक्षिण भारत के, वहां से आपको ज्यादा मिल जाएंगे। और देखिए राजीव जी, मेरा एक दूसरा एक कहना ये भी है कि मोदी जी को, बीजेपी को साउथ में से थोड़ी अच्छी सीट मिलेगी तो बहुत अच्छा है कि हमारे भारत को यूनाइट करने के लिए ये बहुत जरूरी आता है। थोड़े नॉर्थ में कम होकर के साउथ में करके बैलेंसिंग हो गई, क्योंकि आज साउथ की एक लॉबी जो है ना, वो पूरी नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करना चाहती है। उसके लिए जिस तरह से खालिस्तानी मूवमेंट चालू हुई थी, जिस तरह से ममता बनर्जी ने रोहिंग्या मुसलमानों का सपोर्ट लेके बांग्लादेश के लोगों को बंगाल में घुसा करके पूरे
हिंदू और सनातन धर्म के खिलाफ में खड़ा कर दिया। तो इस तरह से साउथ और नॉर्थ का विभाजन करने के लिए एक बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही है और उससे फॉरेन से ऑलरेडी फंडिंग चालू हो गया है। क्योंकि यहाँ पे लॉजिक ये आता है सर, क्योंकि आपकी बात जो है अगर वो हो जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा कि अभी मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, हमारे देश के लिए अच्छा होगा कि हमारा देश यूनाइटेड रहेगा। माशाल्लाह वैसे भी यूनाइटेड है सर, देश को डिसयूनाइट कोई नहीं कर सकता। और साउथ जो पांचों स्टेट में आपस में कोई तालमेल नहीं है, बिकॉज केरला टोटली अलग है, तमिलनाडु फंक्शंस इन डिफरेंट वे, आंध्र प्रदेश इज टोटली डिफरेंट वे, कर्नाटका, तेलंगाना, यानी आपस में कोई ऐसे यूनाइटिंग फैक्टर नहीं है कि वो एक लॉर्ड बनकर लेकिन देश से विभाजन या डिवाइड करने वाली, मींस लॉजिकली स्पीकिंग। प्रदीप जी यहाँ दूसरी चीज जो सामने आती है वो प्रदीप जी ने ही बोला था एक डेढ़ हफ्ते पहले कि भाई कांग्रेस की तरफ से आर्गुमेंट आती है कि असली नेशनल पार्टी तो हम अकेले हैं, क्योंकि हमारी साउथ में भी सीटें हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, ईस्ट में भी हैं, हर जगह पर हैं। बीजेपी तो सिर्फ हिंदी बेल्ट डोमिनेटेड पार्टी है, विच इज बाय द वे अनट्रू, बिकॉज दिस इज द अंडरकरंट ऑफ कांग्रेस टू डिवाइड इंडिया इन साउथ एंड नॉर्थ। क्षेत्रवाद, वो क्षेत्रवाद का आरोप ही मोदी साहब ने लगा। परिवारवाद, तुष्टीकरण, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, इनसे मैं मुक्ति दिलाऊंगा, दैट वाज मोदी साहब जो क्षेत्रवाद का बात कर रहे हो। बट सोनिया गांधी ने जिस प्रकार से कहा, मोदी साहब इन इज टोटल अपने आप को ग्लोरीफाई करने के चाह में उन्होंने पूरे पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी और लोकतंत्र को मिटाने का काम किया है। सोनिया गांधी एक्विजिशन है। सोनिया गांधी कह रही है कि there is a big conspiracy going on, a big conspiracy to see that they want to change the constitution. Now सोनिया गांधी जैसे लीडर बहुत दिनों बाद ऐसे मैसेज लेके पूरे देश में वो फैला रही है कि the BJP there is a conspiracy to change the constitution and Prime Minister Modi अपने आप को ग्लोरीफाई करने के चाह में shaking the pillars of democracy and the nation. गांधी साहब नहीं, ये तो सोनिया गांधी तो ऑलरेडी इटालियन माफिया की कनेक्टिंग लेडी थी। ऐसे पहले बहुत बातें आई थी और 10 साल तक उसने पूरे मनमोहन सिंह को पपेट बना करके पूरा हिंदुस्तान। सर अगर ऐसी बात थी तो पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार ने वो कनेक्शन निकाला क्यों नहीं और उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया, उनके खिलाफ केस क्यों नहीं किया गया? अगर आपकी बात ठीक है कि इटालियन माफिया उसमें इन्वॉल्व थी, तो क्या व्हाट प्रिवेंटेड यू फ्रॉम arresting Mrs. सोनिया गांधी? नहीं, ये तो ये आपके प्रश्न के साथ में मैं भी सहमत हूं कि मोदी जी पूरे वर्ल्ड को मालूम होता है कि ये कनेक्शन है, सब कुछ बातें भी आती है। जिस तरह से दाऊद को भी आज तक हमने पकड़ के ला नहीं सकते हैं, ये वैसे ही इनका कनेक्शन होता है। कई लोगों के ऐसे कल्प्रिट्स लोग हैं जो उनका। सर वेयर इज द प्रूफ? आई हैव बीन हियरिंग ऑफ दिस फ्रॉम द आरएसएस एंड फ्रॉम द बीजेपी सिंस आई केम इनटू जर्नलिज्म। 1982 में मैं जर्नलिज्म में आया, तब से यही बातें चल रही हैं। आज तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 3 बार आई, एक 13 दिन की सरकार, 13 महीने की सरकार, उसके बाद 4.5 साल की सरकार, उसके बाद मोदी जी की सरकार 2 बार आई, 10 साल हो गए हैं। आज तक किसी ने एक श्रेड ऑफ एविडेंस सामने नहीं रखा है सोनिया जी के खिलाफ, सिर्फ बातें हैं। सर बातों का क्या है? ऐसे तो मोदी जी के खिलाफ भी बड़े लांछन लगते हैं। वी डोंट बिलीव। हाँ बरोबर है। तो सर नहीं, ये बातें मतलब मुझे नहीं लगता करने वाली। राजीव जी ये बीजेपी को, मोदी जी को कल जाकर के सोनिया जी के स्टेटस के बारे में पूरा क्लियर देश के सामने करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों के अंदर सिर्फ भ्रम फैलाना अच्छी बात नहीं होती है। सर व्हाट स्टेटस? शी इज एन इंडियन सिटीजन, शी हैज लिव्ड इन इंडिया फॉर अ लॉन्गर टाइम देन शी लिव्ड इन हर बर्थ प्लेस, which is Arbasano in Sicily. She has lived in India for a longer time. So, yes. I don't know what status. She's an Indian, sir. She's an Indian citizen. अभी हम And by the way, ये एक छोटी सी बात आपको बता दूं, सर एक छोटी सी बात आपको, one second, one piece of information. You must know this. No, sir, you must know this. It is because of my story. I was a young correspondent in Surya magazine. I discovered in 1983. In February, March, that Mrs. Sonia Gandhi was conducting the life insurance business from the Prime Minister's house, and she was still not an Indian citizen. She still had an Italian passport. March, April की बात है।
ये कवर स्टोरी मैंने करी सूर्या मैगजीन में, उसके बाद इन मे मिसेस सोनिया गांधी acquired Indian citizenship. This is just for your information, sir. अरे वाह, इट्स अ गुड अचीवमेंट ऑफ योर कैरियर, I don't know about that. वेरी sir. गुड, No, अप्रिशिएट। गांधी don't साहब, know about इसका that. जवाब राजनाथ सिंह ने और दिया। प्रदीप जी, राजनाथ सिंह ने आप ही नहीं, के बात किए थे, आप ही के बात किए थे जी, राजनाथ सिंह। मुकेश गांधी साहब आप कुछ बोल रहे थे। पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैज बीन शेकन बाय इमरजेंसी इंपोज्ड बाय इंदिरा गांधी। मुकेश गांधी साहब जो आप बात कर रहे थे, और राजनाथ सिंह जी का यह हालत था कि उनके मदर का डेथ का फ्यूनरल तक राजनाथ सिंह जा नहीं पाया बिकॉज ही वाज अंडर अरेस्ट। आई वाज जस्ट टेलिंग, बोलिए गांधी साहब। नहीं, देखिए ऐसा है प्रदीप जी कि आपने जो क्वेश्चन किया ना कि सोनिया गांधी जी कहती है कि इन्होंने डेमोक्रेसी को हिला दिया है, संविधान को चेंज करने वाले हैं, और ये जाकर के वहां मंदिर में जाते हैं, फिर वो पानी के अंदर जाते हैं, ये करते वो करते करके उनको हास्यास्पद बनाने का काम किया है। क्योंकि बेसिकली सोनिया जी, राहुल और जवाहरलाल नेहरू के फैमिली का पूरा कल्चर ही एंटी हिंदू और एंटी सनातनी है, और मोदी जी लोगों के बेसिक सेंटिमेंट्स को उजागर करने का जो काम कर रहे हैं ना जी, इसके कारण इनको तकलीफ होती है। और दूसरा कि कांग्रेस ने कितने अमेंडमेंट किए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 104 कितने लोग किए, 104। हाँ 104। और दूसरा जो नॉन सेक्युलर था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसको सेक्युलर बना दिया, और हमारे हिंदुओं के अगेंस्ट में सारे लॉज पास कर दिए। हमारे बिना पूछे हिंदुओं को कंसल्ट किए हुए वक्फ बोर्ड को करोड़ों की जमीनों का मालिक बना दिया। ये काम तो कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस ने इतने सारे काम और कौभांड किए हैं कि उसके सामने नरेंद्र मोदी जी का एक कौभांड दिखाए ना, एक सर तो कौभांड 10 नहीं साल है। आपके पास थे ना, 10 साल बीजेपी के पास थे, दे कुड हैव रिवर्स्ड इट। वक्फ बोर्ड का यानी वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है उसको चेंज कर दीजिए, क्यों नहीं किया अभी तक? नहीं, आपके वो पास तो फुल करेंगे। मेजॉरिटी है। नहीं, कहीं कुछ ब्रेकअप आया नहीं है पूरे। इसमें क्या होता है, देखिए इंटरनेशनल भी मुसलमानों का बहुत प्रोमिनेंस है वर्ल्ड में। नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान के मुसलमानों को संभालना है, वैसे फॉरेन के भी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो उनको भी इस कॉन्फिडेंस में लेनी पड़ेगी, और सब बातें साथ में मिला करके मुझे लगता है कि अगले 4 साल के अंदर वक्फ बोर्ड का इश्यू आपको एकदम क्लियर। तो मतलब इस इलेक्शन का जो थ्रस्ट रहेगा मुकेश गांधी साहब आपके मुताबिक वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम रहेगा, कहने का मतलब ये हुआ? हाँ 100% यही है। पर देखिए अभी जो मुस्लिम अभी मैं ये रमजान के दिनों में एक दिन ऐसे ही रात को मैं कुर्ता पायजामा लगा के मेरे 2-3 दोस्तों को लेकर के मोहम्मद अली रोड पे घूम के आया जी, और मैंने ऐसे ही बात में कहा कि क्या लगता है मोदी जी आएंगे क्या, तो उसमें मुझे 50-60% लोग कहते हैं कि मोदी जी इज वेलकम, और 30-40% लोगों ने कहा है कि नहीं, व्हाई वी वांट मोदी जी, वी वांट ओनली आवर कांग्रेस गवर्नमेंट जी। तो ये जो कॉन्फिडेंस जो आज 50% क्या, मैं कहता हूं चलो 20-25% मुस्लिमों को भी आज लगता है कि मोदी जी इज नॉट एंटी मुस्लिम, और हम हिंदू लोग जितने भी हैं हम लोग एंटी मुस्लिम नहीं है, पर मुस्लिम लोगों के अंदर ऐसा पॉइजन डाला जाता है कि उनको एंटी हिंदू बनाया जाता है। तो इसके कारण ये सब पूरा गोलमाल चल रही है, पूरी है गोलमाल है इसका सब ये गोलमाल है। निराकरण तो चलिए, करना पड़ेगा सर। दैट वाज अ लवली मूवी बाय द वे, पुरानी गोलमाल हाँ जो थी जी। उत्पल दत्त और अमोल हाँ जी, पालेकर हाँ जी। की। जी हाँ। So गांधी साहब इज कॉन्फिडेंट 400 पार। अभी तो मोदी जी की नई फिल्म आएगी मालम माल। पारंपार, क्या बात है, इस बार 400 बार मालम सर। 420 के 425 कितनी आएंगी सर? 425 425 420 नहीं बोला जान के आपने, मालूम है? 420 भी आवे तो क्या फर्क पड़ता है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी 4 बैसाखी और टू यू 6 मिलाएंगे तो 6 सिक्सर हो जाएगी भैया सर। हैप्पी 420 हैप्पी बैसाखी टू यू, वेरी वेरी हैप्पी बैसाखी। बैसाखी टू यू, हैप्पी बिहू टू यू, हैप्पी विशु टू बस, यू, और आज- हैप्पी और एवरीथिंग। रामनवमी आने वाली है तो सर हम वो प्रार्थना बुधवार को करते है, हैं। उसके पहले मिलेंगे जरूर। हाँ कि रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणा विहता निशाचर चमु रामाय तस्मै नमः रामा नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोस्म्यहम्
रामे चित्तलयम सदा भवतु मे भो राम मम उद्धर। ओ राम। जय सिया राम, जय जय सिया सिया राम। राम, जय सिया राम। Thank you, sir. Thank you very much. All right, let's go straight across to our friend